कल हमारा बिज़नेस में ऑलमोस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया था वो हमारा डिस्कस हो गया था। आपको फिर कहता हूँ कि जो आपके पास सामने समरी शीट्स हैं इनको रखें, आपके सारे न्यूमेरिकल्स और इसी में से ही तमाम थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो हो रहे होते हैं। अब उसके बाद हमारा सेक्शन नंबर 28 आता है, डैट इज़ अबाउट प्रॉफिट ऑन डेट, फाइनेंशियल कॉस्ट एंड लीज पेमेंट्स के बारे में। ये हमने यहाँ पे बात करनी है। अब लीज पेमेंट्स की बात करें तो लीज पहले हम बात करते हैं। टैक्स में लीज़ का सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट होता है। देखिए टैक्स में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे लीज़, एक है लेसर और दूसरा है लेसी। क्या होता है फ़र्क बताएगा? लेसर कौन है? जिसने एसेट लीज़ के ऊपर दिया है, और लेसी जिसने लीज़ के ऊपर एसेट लिया हुआ है। आज तक जितने भी पास्ट पेपर्स हैं वो लेसी के पर्सपेक्टिव से आते हैं, जिसने एसेट लीज़ के ऊपर लिया होता है। रिमेंबर हमने क्या करना होता है अकाउंटिंग में, जो है ना, जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हमेशा क्या होता है, उसने जो लीज़ के ऊपर फाइनेंशियल चार्जेस हैं वो भी उसने लेस करवाए होते हैं, जो उसने इनके ऊपर डेप्रिसिएशन है वो भी लेस करवाई होती है। हमने क्या करना होता है, सबसे पहले जो लीज्ड एसेट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है हमने उसका क्या करना है, रिवर्सल करना है। जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा ना लीज़ एसेट्स का, हमने क्या करना है, सबसे पहले उसका रिवर्सल करना है, क्योंकि वो हमें अलाउ ही नहीं है। टैक्स में सिर्फ लीज़ एसेट का एक ही ट्रीटमेंट है जो हम लेस करवा सकते हैं, वो क्या है, लीज़ रेंटल्स। सिर्फ ये जो है इन्हें हम क्या कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं, सिर्फ ये क्लेम हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी हमारा क्लेम नहीं हो सकता। ये चीज़ जो है हमने याद रखनी है। पेपर में वो आपको पूरी कहानी गिवन करेगा। स्प्रिंग 2019 का सवाल है और स्प्रिंग 18 का भी सवाल है। इन दोनों सवालों में लीज़ एसेट्स के बारे में जिक्र किया गया है। फिर जो रिसेंट अटेम्प्ट का सवाल है स्प्रिंग 22 का, वहाँ पे भी लीज़ एसेट है। पूरी कहानी बताएगा लीज़ एसेट्स की कि ये फाइनेंशियल चार्जेस हैं, ये इनकी डेप्रिसिएशन है, ये वैल्यू है, ये कॉस्ट है। सारा कुछ इग्नोर करेंगे। जो चीज़ हम लेस करवा सकते हैं वो सिर्फ क्या होती हैं, हमारे पास लीज़ रेंटल्स होते हैं। अब हमने करना क्या होगा, उसने हमें दिया होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में सबसे पहले क्या ऐड बैक करना होगा, जो होगी डेप्रिसिएशन ऑन लीज्ड एसेट्स, वो हमने क्या करनी है, ऐड बैक करनी है। उसके अलावा जो भी उसने इंटरेस्ट पे किया होगा ऑन लीज्ड एसेट वो भी ऐड बैक किया जाएगा। फिर जो उसने फाइनेंशियल चार्जेस पे किए होंगे वो भी हमने क्या करने हैं, ऐड बैक करने हैं। और लेस हम सिर्फ क्या करवाएंगे, लीज रेंटल्स। जो लीज रेंटल्स हैं सिर्फ हमने वो क्लेम करने हैं और मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि सिर्फ लीज रेंटल्स जो हैं वो हमें क्या होते हैं, अलाउ होते हैं। सिमिलरली जो ये लेसर होगा, जब इसने कोई, इसकी अगर आप कोई भी नोट्स कोई भी किताब पढ़ रहे होते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ना होने के बराबर है कि अगर किसी लेसर, जितने भी सवाल पास्ट पेपर्स के हैं दे आर ऑल अबाउट लेसी, कि जिसने एसेट लीज पे लिया हुआ है। उसने अभी तक कोई भी ऐसा सवाल आपको पेपर में नहीं गिवन किया जो लेसर के पर्सपेक्टिव से हो, जिसने एसेट लीज के ऊपर दिया हुआ है। अब देखिए जो लेसर है ना, लेसर ने अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या किया होगा, उसने अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया होगा कि जो इसको ये इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा होगा उसने क्या किया होगा, इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा, उसने अपनी इनकम में ऐड किया होगा। बिकॉज जो ये यहाँ पे एक्सपेंस पे कर रहा होता है ना, ये वाले, ये उसने क्या किया होता है, अपनी इनकम रिकॉर्ड की होती है। इसने फाइनेंशियल चार्जेस पे किए होंगे, इसने फाइनेंशियल चार्जेस जो हैं वो क्या की होगी, अपनी इनकम के तौर के ऊपर रिकॉर्ड की होगी। ऐसे ही है। तो लेसर के पर्सपेक्टिव पे आपने हमेशा याद रखना है कि अगर इसके पर्सपेक्टिव से वो आपको सवाल गिवन कर दे तो हम लेंगे इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हम उसमें इसने ये इनकम का पार्ट बनाया होगा, इंटरेस्ट हो गया, फाइनेंशियल चार्जेस वगैरह हो गया। हम ये क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये लेस करवा देंगे। तो जो इसको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ होगा लेसर को, ये हमने क्या करवाना है, लेस करवाना है। जो इसको फाइनेंशियल चार्जेस रिसीव हुए होंगे वो हमने क्या करवाने हैं, लेस करवाने हैं। ऐड क्या करेंगे,
सिंपल लीज रेंटल। ये इसके लिए लेसी के लिए लीज रेंटल क्या है? एक्सपेंस है, और लेसर के लिए क्या है? लीज रेंटल इनकम है। ये इसको अपनी इनकम के तौर के ऊपर क्या कर रहा होगा? ट्रीट कर रहा होगा। और ये लीज एसेट्स की डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकता ना लेसी, वो कौन क्लेम करेगा? लेसर। जो डेप्रिसिएशन होगी इन एसेट्स के ऊपर या जो भी इनका इनिशियल अलाउंस वगैरह होगा वो सारा कौन क्लेम करेगा? लेसर क्लेम कर रहा होगा, बिकॉज ये उसके एसेट्स हैं, उसकी अथॉरिटी में है। तो जब तक वो उसके एसेट्स रहेंगे वो उसके लीज रेंटल्स वगैरह जो है डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज कर रहा होगा। इज दैट क्लियर? सो ऑलमोस्ट सेम है, बट पेपर में वो कंफ्यूज करने के लिए गिवन करता है आपको। इंटरेस्ट भी गिवन कर देगा, फाइनेंशियल चार्जेस भी गिवन कर देगा। पेपर में कंफ्यूज करने के लिए गिवन करता है, दोनों अमाउंट्स गिवन कर देगा, तो हमने ऐड बैक कर देंगे। ये क्लियर है? ये चीज़ आपने याद रखनी है कि लेसी के पर्सपेक्टिव पे ये है और लेसर के पर्सपेक्टिव पे ये है। तो जिसने भी एसेट लीज पे दिया हुआ है उस एसेट की जो भी डेप्रिसिएशन या जो भी इनिशियल अलाउंस वगैरह होगा वो कौन क्लेम कर पाएगा? वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है लेसर ही क्लेम कर पाएगा। गॉट इट? पेपर में इतना सिंपल रखे तो और हमें क्या चाहिए, बट वो यहाँ से एक स्टेप आगे जाता है। वो कहता है कि अगर आपने लीज्ड एसेट एक्वायर कर ली है, लीज्ड एसेट एक्वायर्ड, ख़रीद ली है, अब क्या होगा? किस वैल्यू पे ख़रीदेंगे? पेपर में वो आपको गिवन करेगा एसेट्स की कॉस्ट भी। फॉर एग्जांपल कहता है जी एक एसेट है, उसकी कॉस्ट है 1 मिलियन, वो आपको उसकी फेयर मार्केट वैल्यू भी गिवन करेगा 1.2 मिलियन। वो आपको उसकी कैरिंग वैल्यू भी गिवन करेगा जो लेसर की बुक में रिकॉर्ड है 6 लाख की, और वो आपको उसकी रेजिडुअल वैल्यू भी गिवन करेगा। कंफ्यूज करने के लिए मैक्सिमम उसने आपको गिवन कर देना है कि जी ये एक एसेट था, फॉर एग्जांपल एक गाड़ी सी कार ए जो है वो आपने लीज़ के ऊपर ली हुई थी, बिज़नेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके इतने फाइनेंशियल चार्जेस पे कर रहे हैं, इतने लीज़ रेंटल पे कर रहे हैं, पूरी कहानी बताएगा। हमें पता है जो सिर्फ लीज़ रेंटल पे कर रहे हैं सिर्फ हम उसे ही क्या कर सकते हैं? एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है ना? वो कहते हैं ठीक है जी आपने व्हीकल ली हुई है 5 साल की लीज़ के लिए, अब लीज़ की टर्म मैच्योर हो गई है, एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, 5 साल पूरे हो गए। अब तो होता क्या है फाइनेंशियल लीज़ के ऊपर कि जब आपका लीज़ टर्म मैच्योर हो जाती है या टाइम पूरा हो जाता है तो वो इदारे पूछते हैं जी आपने अब ये हमसे एसेट ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना। तो आप उन्हें क्या करते हैं, लीज़ टर्म पूरी होने के बाद आप वो एसेट उनसे ख़रीद लेते हैं, जो भी उसकी स्क्रैप वैल्यू, जो भी उसकी बारगेनिंग प्राइस होती है या जो भी उसकी रेजिडुअल वैल्यू होती है उसके ऊपर आप एसेट को ख़रीद रहे होते हैं। जब आप ख़रीद लेंगे तो वो एसेट किसका हो जाएगा? आपका हो जाएगा। जब तक वो एसेट लीज़ पे रहा था आप एसेट के मालिक नहीं थे, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मालिक कौन था? लेसर था। अब चूँकि आपने एसेट बाय कर लिया है तो मालिक कौन हो गए हैं? आप हो गए हैं। अब सवाल है किस वैल्यू पे बाय कर रहे होंगे या किस वैल्यू के ऊपर हम रिकॉर्ड करेंगे? रिमेंबर हम हमेशा उसको रिकॉर्ड करते हैं रेजिडुअल वैल्यू पे। रेजिडुअल वैल्यू या बारगेनिंग प्राइस हम क्या करते हैं? हमेशा उसके ऊपर ही रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो जब भी लीज एसेट एक्वायर होगा तो जो रेजिडुअल वैल्यू होगी या जो बारगेनिंग प्राइस होगी जिसके ऊपर भी लिया आपने, दैट विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट फॉर लेसी, बिकॉज लेसी ने क्या कर लिया है? इस एसेट को ख़रीद लिया है, इस एसेट को एक्वायर कर लिया है। तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? ये ₹1,00,000। तो वो इस एसेट को अपनी बुक्स में कितने का लिखेगा? ₹1,00,000 का लिखेगा। और अब क्या कर रहा होगा? इस ₹1,00,000 को ही वो डेप्रिशिएट कर रहा होगा, इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो रिकॉर्ड कर रहा होगा। इज़ दैट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे आप कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है रीसेंट पेपर्स में भी, और आप उससे पहले ही बात करें तो वो ये एडजस्टमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है कि अगर लीज़ एसेट्स हैं वो एक्वायर करने हैं तो क्या ट्रीटमेंट होगा और क्या नहीं होगा, वो हमने क्या करना है, वो हमने यहाँ पे लेके चलना होता है। इसको देख लें, इसमें कोई सवाल है तो फिर आगे चलते हैं।
क्वेश्चन है, रेफरेंस लिख लें, स्प्रिंग 18 का मिस्टर कतील वाला, इसका रेफरेंस लिख लें, इस कंसेप्ट से रिलेटेड है। स्प्रिंग 18 मिस्टर कतील, एडजस्टमेंट नंबर 4, इसको ज़रा रीड करें, इस पूरी एडजस्टमेंट को बताएं समझ आती है, रीड करके क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए इसका। अबरार यार ये मार्कर दोनों ख़त्म हो गए हैं। ले जाओ ना, रिफिल करवा दो। हाँ जी देखिए वो कहते हैं ऑन 30 जून 2018 लीज मशीनरी वॉज ट्रांसफ़र टू कतील ऑन मैच्योरिटी ऑफ लीज, जब उसकी लीज़ की टर्म मैच्योर हो गई उसने मशीन जो है वो एक्वायर कर ली। द लीजिंग कंपनी वॉज आस्क्ड टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट अगेंस्ट द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 1 लाख का जो हमने डिपॉजिट दिया तो मैं यहाँ पे उसमें से लाख रुपये एडजस्ट करो, बाकी हमें पैसे वापस कर दो। द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज़ जो है थी वो यकम जुलाई थी। ओके, लीज़ रेंटल जो इस साल पे किए हैं वो 2,70,000 हैं। और डेट ऑफ मैच्योरिटी द अकाउंटिंग WDV जो है थी और मार्केट वैल्यू थी वो 590,490 थी और 8 लाख रिस्पेक्टिवली। पूरी कहानी गिवन की है। अब इस पूरी कहानी में हमें क्या चाहिए, अपने रेलेवेंट जो हमने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहली बात है कि उसने लीज़ रेंटल गिवन किए हुए हैं, तो लीज़ रेंटल तो हम क्या कर लेंगे, एक्सपेंस आउट कर लेंगे, बिकॉज आप लीज़ रेंटल पे करते हैं, वो आपका एक्सपेंस है बिज़नेस का, जितना आपने फॉर द लीज़ रेंटल पे किया है आप उसे क्या करेंगे, एक्सपेंस आउट करेंगे। अब उसने कहा कि लीज़ टर्म मैच्योर होगी, आपने एक्वायर कर ली है, आप किसके ऊपर एक्वायर करेंगे, उसने आपको मार्केट वैल्यू भी गिवन की है, उसने आपको WDV भी गिवन की है और उसने आपको वो भी गिवन की है जो उसकी रेजिडुअल वैल्यू है। हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे इसको, अब रेजिडुअल वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसके ऊपर रेट लगा के हम इसको डेप्रिशिएट भी कर रहे होंगे। तो ये चीज़ जो है वो हमने यहाँ पे देखनी होती है। गॉट इट। उसके बाद जैसे ये हमारा सवाल आया हुआ है ऑटम 2022 का, ऑटम 2022 की भी जो लास्ट एडजस्टमेंट है वो लीज़ एसेट से मुतालिक ही आई हुई है। तो ये जो है लीज़ एसेट्स में से वो पूछ रहा होता है, तो इसलिए इसको ज़रा इंपॉर्टेंट रखिएगा, इसमें से आने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं इस अटैम्प्ट में भी। ठीक है, तो ये लीज़ क्लियर है सारा कि जब लीज़ मैच्योर हो जाएगी हम किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे और किसके ऊपर लेके जा रहे होंगे। उसके बाद रिमेंबर, अगर आप कोई भी लोन लेते हैं और वो बिज़नेस में लगाते हैं, उसका जो इंटरेस्ट वगैरह हम पे कर रहे होंगे हम उसे भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेस करवा सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकती है
कि वो कह दे कि आपने लोन जो है वो अपने एम्प्लॉयर से लिया था और वो बिज़नेस में जाके आपने लगा दिए। अगर बिज़नेस में आप लोन लगा देंगे तो इंटरेस्ट तो आप लेस करवाएंगे, बट रूल क्या होगा फिर, बेंचमार्क रेट और एक्चुअल विच एवर इज़ हायर वो हम क्या करवा रहे होते हैं, लेस करवा रहे होते हैं। उसके अलावा अगर कोई प्रॉफिट ऑन डेट आपको रिसीव हो जाए तो रिमेंबर वो बिज़नेस का पार्ट नहीं बनेगा। अगर आप बैंक हैं, अगर आप कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उस वक्त कोई अगर आपको प्रॉफिट ऑन डेट रिसीव हो रहा है ना तो वो आपकी बिज़नेस का पार्ट है। अदरवाइज़ जो आपको प्रॉफिट ऑन डेट मिलेगा वो किसका पार्ट बनेगा, हमेशा आपके FTR का पार्ट बन रहा होगा। अगर 5 मिलियन तक है, अगर 5 मिलियन से ज़्यादा फिर किसका पार्ट बनेगा, NTR का पार्ट, लेकिन जाना उसने अदर सोर्स में ही है। प्रॉफिट ऑन डेट रिसीव हमेशा उसने, अगर आप देखेंगे तो अदर इनकम में उसने ऐड किए होते हैं, हमने क्या करने होते हैं, उसको यहाँ से फिर रिमूव करना होगा। उसके अलावा ये बाकी सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें जो पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं कि अगर आपने कोई भी व्हीकल ली है लीज़ के ऊपर जो नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है, कोई भी व्हीकल ली है ऐसी जो नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है, उसका लीज़ रेंटल सिर्फ मैक्सिमम आप 2.5 मिलियन तक ही क्लेम कर सकते हैं। ये चीज़ हाईलाइटेड है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑटम 22 का जो लास्ट एडजस्टमेंट है वो इस पॉइंट से रिलेटेड थी। वन ऑफ द मतलब बिल्कुल अलग सी एडजस्टमेंट उसने पूछ ली थी और उसके आप कमेंट्स पढ़ें कि वो नहीं हो पाई थी किसी से भी। कोई भी अगर आपने कॉस्ट ऑफ जो नॉट अप्लाइंग फॉर हायर व्हीकल ली है लीज़ के ऊपर, रिमेंबर उसकी जो हम लीज़ रेंटल्स क्लेम कर रहे होंगे वो कितने रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, 2.5 मिलियन तक होते हैं। ये अब इसको हम डिस्कस करते हैं जाके कि ट्रांसपोर्ट फॉर व्हीकल क्या होती है अप्लाइंग फॉर हायर और नॉट अप्लाइंग फॉर हायर व्हीकल क्या होती है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं जाके। बैड डेट्स हमारे हो गए थे, बैड डेट्स में कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम तो नहीं थी। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स का और GP का रिलेशन पता है आप लोगों को क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक का क्या रिलेशन है, क्लोजिंग स्टॉक का क्या रिलेशन है GP के साथ, आइडिया है इस चीज़ का क्या होता है? हम बताओ ज़रा। डायरेक्ट रिलेशन है कि इनडायरेक्ट है? मार लो तुक्का, आधे इनडायरेक्ट कहेंगे आधे डायरेक्ट कहेंगे। उनका सही हो गया जी, हमारा ठीक था, इनका सही हो गया हमारा ठीक है। लॉजिकली बताओ क्या होता है? इनडायरेक्ट भी बताएं। ओपनिंग जब बढ़ता है तो फिर GP कम होता है। इस चीज़ को ना समझ लीजिएगा। आपने सेल्स की हैं 1 लाख रुपए की, इसमें से हम लेस करवाते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। आपके पास ओपनिंग स्टॉक है 10,000 का, आपने परचेज़ की हैं 70,000 की, आपका क्लोजिंग स्टॉक है 20,000 का। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आएगी? 60,000। और आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या आया? ये आपका क्या आ रहा है? GPR है, ठीक है। अगर आपका मैं इसी इक्वेशन में रखूं और आपका ओपनिंग स्टॉक मैं 10 से बढ़ा के 15,000 कर दूं, बताएं कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी हो जाएगी? ये भी नहीं होना लोगों से। 15 जमा 70 माइनस 20 क्या जवाब आता है? 65। अगर आप लाख में से 65 को लेस करवाएं क्या जवाब आएगा? कितना? 35,000। अब ज़रा बताएं, अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारा इंक्रीज़ हो जाए GP बढ़ता है कि कम होता है? मैं ओपनिंग स्टॉक की बात करूं भाई। अच्छा सॉरी, ये रिकॉर्ड दें, ओपनिंग की बात की है, निकालना नहीं है रहने तो बीच में। अगर आपका ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज़ हो जाए तो GP क्या होता है? कम होता है। एडजस्टमेंट्स आती हैं आपको बिज़नेस के न्यूमेरिकल में कि जी आपने ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड किया हुआ था 1.2 मिलियन का, बट आपको बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो 1.2 नहीं, वो तो 1.4 मिलियन है। अब आपको पता है कि 1.2 मिलियन था, आपने इतने से रिकॉर्ड किया हुआ है और ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी?
1.4 मिलियन थी, कोई भी एरर हो सकता है अकाउंटिंग का। इसका मतलब आपका ओपनिंग स्टॉक जो है ओपनिंग स्टॉक वो 2 लाख से इंक्रीज़ होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अगर आपका ओपनिंग स्टॉक 2 लाख से बढ़ेगा तो आपका ये कम नहीं हो रहा होगा, कम हो रहा होगा ना। बिकॉज देखें, अगर मैंने यहाँ से ओपनिंग स्टॉक को 5000 इंक्रीज़ किया था तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुआ था, 5000 से डिक्रीज़ हुआ था। अगर ये एडजस्टमेंट हो तो हम क्या करेंगे, जो मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ रहा है तो जो भी डिफरेंस आएगा वो हम डिफरेंस क्या करवा देंगे, इसमें से लेस करवा देंगे, तो मेरा प्रॉफिट जो है वो क्या हो रहा होगा, एडजस्ट हो रहा होगा। ऐसे ही होते, ऐसे ही हो है ना ये। अगर हम अब ज़रा बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक के पर्सपेक्टिव से, वही इक्वेशन रहती है। ओपनिंग स्टॉक मेरे पास 10,000 था, परचेजेस मेरे पास 70,000 थी, और मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हो गया 35,000। बताएं क्या आता है, 45,000 मेरे पास क्या आई है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स मेरे पास कितनी थी, 1 लाख थी। अब मेरे पास जीपी कितना आया है, 55,000। अब बताएं कि अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया है, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरी क्या हुई है, कम हुई है, और मेरा जीपी क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट वो गिवन करे, जो ज़्यादा गिवन करता है कि जी आपने स्टॉक रिकॉर्ड किया हुआ था एनआरवी के ऊपर, कॉस्ट ये थी या कॉस्ट ये थी, एनआरवी थी, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है तो जीपी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा हो रहा है तो जीपी क्या हो रहा होगा आपका, उल्टा। उल्टा बोल रहे हैं, नशे में बैठे हुए हैं। कौन नशे करके बैठे हुए, सामने लिखा हुआ है। अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका बढ़ गया है, 20,000 से चला गया 35,000 के ऊपर, तो जीपी आपका कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है, अजीब नशे में बैठे हुए हैं। तो इस चीज़ को लिख लीजिएगा कि क्लोजिंग स्टॉक इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसे ही है, क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीजेस, जीपी इंक्रीजेस, क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीजेस, जीपी जो है वो डिक्रीज़ हो रहा होता है। और ओपनिंग स्टॉक का क्या रिलेशन है, अब ये अगर 2 बातें आपको याद न्यूमेरिकल में रह जाती हैं तो उसने आपको कोई भी गिवन किया, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको पता है उसमें इंक्रीज़ आ रहा है या डिक्रीज़ आ रहा है, उसके हिसाब से आप या तो प्रॉफिट में चीज़ ऐड कर देंगे या क्या कर देंगे, प्रॉफिट में चीज़ लेस करवा रहे होंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। न्यूमेरिकल्स में अक्सर वो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की जो एडजस्टमेंट्स है वो उसने क्या की होती है, गिवन की होती है। गॉट इट। उसके बाद मेथड ऑफ अकाउंटिंग की बात करें, यहाँ घड़ी गायब हो गई है, वो मेरे ख्याल से मौक देने आए हैं, घड़ी लेके चले गए हैं। घड़ी छोड़ दो कोई और चाह, घड़ियाँ है ही बहुत, कोई अरबों वाली घड़ी बेच देता है, कोई चाइना वाली घड़ी बेच देता है, क्या कह सकते हैं, लालच ही बहुत है घड़ियों की। अब मेथड ऑफ अकाउंटिंग हमारी क्या होती है, रिमेंबर देयर आर 2 मेथड्स, एक कैश बेस अकाउंटिंग है और दूसरा है एक्रूवल बेस अकाउंटिंग। कंपनी जो है वो अपने अकाउंट किस पे बनाएगी, हमेशा एक्रूवल बेसिस से बना रही होती है। जो हमारे पास इंडिविजुअल या एओपी है, इनको हमने अलाउ किया हुआ है कि ये अपने अकाउंट कैश बेस पे भी बना सकते हैं और एक्रूवल बेस के ऊपर भी बना सकते हैं। अब इसमें से ये फेमस क्वेश्चन है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग कैसे चेंज हो सकता है। 4 नंबर का आया भी हुआ है और अभी भी आ सकता है एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग हम किस तरह से चेंज कर रहे होते हैं। रिमेंबर जो है ना मेथड ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर, वो वाला और ये वाला ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। कि अगर आपने अपना अकाउंटिंग मेथड चेंज करना है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे कमिश्नर को अप्लाई करेंगे, उसको अपनी कंपेलिंग नीड शो करेंगे, अगर वो जस्टिफाई हो जाएगा तो वो आपका क्या करेगा, मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो है वो चेंज कर देगा। और जब मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज करेगा तो आपने अपने ओल्ड अकाउंट्स उनको न्यू अकाउंट्स में कन्वर्ट करना होगा और ये आपने सबमिट करवाने होंगे। तो ये सारे का सारा वो है जो आप चेंज इन टैक्स ईयर पढ़ के आते हैं, बस वहाँ पे टैक्स ईयर को आपने रिप्लेस कर देना है किससे, मेथड ऑफ अकाउंटिंग से जो है वो आपने रिप्लेस करवा देना है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है।
अभी कौन चेंज करवा सकता है? रिमेंबर, सिर्फ इंडिविजुअल और AOPO जो है वो अपने मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज करवा सकते हैं। जो आपके पास है अपना कंपनी, वो कभी भी मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज नहीं करवा सकती। लेकिन जब आप एक्रूवल बेसिस पे चलते हैं, जब आप एक्रूवल बेसिस पे अपने अकाउंट्स बना रहे होते हैं, तो एक्रूवल बेसिस के ऊपर अकाउंट बनाने की वजह से हमारे यहाँ पे लाइबिलिटी और रिसीवेबल्स जो है वो भी इनकर हो जाते हैं। बिकॉज कैश बेसिस का क्या है, सिंपल सी बात है, कैश पे किया है और कैश ले लिया है। जब कैश पे किया एक्सपेंस है, जब कैश मिल गया तो इनकम रिकॉर्ड कर देंगे। बट यहाँ पे हम कैश बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते ना, यहाँ पे हम कर रहे हैं एक्रूवल बेसिस के ऊपर। तो लाइबिलिटीज़ जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं यहाँ पे। रिमेंबर, लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि आपका एक एक्सपेंस था 2023 में, फॉर एग्ज़ाम्पल रेंट था, आपका रेंट था 2 लाख रुपए का, और अगर आपने ये पे नहीं किया लेकिन आपके अकाउंट बन रहे हैं अप्रूवल बेसिस के ऊपर, तो ये टैक्स वाले क्या कहेंगे, आपको इस 2 लाख का जो रेंट है वो क्या करने देंगे, क्लेम करने देंगे कि आप इसे क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज अक्रूवल बेसिस है, आपका एक्सपेंस फॉर द ईयर है, आप इसे क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आपने ये पे नहीं किया तो यह क्या बन जाएगी आपकी, फिर ये लाइबिलिटी बन जाएगी, आपकी लाइबिलिटी शुमार होगी। कहीं कोई मसला नहीं है, आप क्लेम कर लें। हम आपको नेक्स्ट 3 इयर्स का टाइम देंगे। आपके पास टाइम है 2024, 2025, 2026 कि इन 3 सालों में क्या करना है, आपने इस रेंट को पे करना है। आप पे कर दें, 3 सालों में कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर 2027 आ गया और स्टिल आपका ये रेंट जो है वो पेएबल हुआ, तो फिर क्या करेंगे, ये आपने जो 2023 में एक्सपेंस क्लेम किया था, ये क्या कर दिया जाएगा, वापस ये प्रॉफिट में ऐड बैक कर दिया जाएगा, बीइंग एन इनएडमिसिबल एक्सपेंस। और इस अमल को हम कहते हैं रिकूप्ड एक्सपेंडिचर्स, कि आपने एक एक्सपेंस को क्लेम किया था माजी में, लेकिन अब क्या हो गया है, वो एक्सपेंस डिसअलाउ हो गया है, ऐड बैक हो गया है, तो ये हमारा क्या कहलाते हैं, रिकूप्ड एक्सपेंडिचर्स कहला रहे होते हैं। लाइबिलिटी वाला पॉइंट पेपर में आ रहा होता है, अगर कोई भी लाइबिलिटी आपकी 3 साल से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हो गई है तो वो क्या हो जाएगी, एक्सपेंसेस में ऐड बैक हो रही होती है। ठीक है, उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड की वैल्यूएशन की बात करें तो रिमेंबर हमारा जो IS2 है वही अप्लाई होता है कि लोअर ऑफ कॉस्ट ये NRV पर रिकॉर्ड करेंगे। और इनकी कॉस्टिंग के जो प्रिंसिपल हैं हमारे पास, यहाँ तो हम इसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, यहाँ हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत। रिमेंबर एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपके अकाउंट्स एक्रूवल बेसिस के ऊपर बन रहे हैं, अगर आपके अकाउंट्स एक्रूवल बेसिस पे बन रहे हैं तो स्टॉक आपका हमेशा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ऊपर ही रिकॉर्ड होगा। और अगर आपके अकाउंट बन रहे हैं कैश बेसिस के ऊपर तो आपके पास ऑप्शन है, आप मार्जिनल कॉस्टिंग के मुताबिक भी कर सकते हैं और आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुताबिक भी अपने अकाउंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब कंपनी तो अपने अकाउंट्स बनाती ही एक्रूवल बेसिस के ऊपर है, तो कंपनी के पास तो ऑप्शन है ही नहीं, वो अपने किसके ऊपर करेगी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे करेगी। लेकिन इंडिविजुअल और AOP के पास ऑप्शन होती है कि वो क्या कर सकते हैं, वो इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये ट्री जो है, अगर आपको ये ट्री समझ आ जाता है तो पूरा कंसेप्ट हमारा यही है कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग का, कि कौन सा जो है किस तरह से हम उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो पूरा ये ट्री समझ लें आपके मेथड ऑफ अकाउंटिंग और स्टॉक वैल्यूएशन दोनों का। अगर आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग इंडिविजुअल और AOP के लिए कैश बेसिस भी हो सकता है और एक्रूवल बेसिस भी हो सकता है, और कंपनी के लिए सिर्फ क्या है, एक्रूवल बेसिस ही। तो कंपनी अपने अकाउंट बनाएगी एक्रूवल बेसिस के ऊपर और इनके स्टॉक किसके ऊपर वैल्यू होगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ऊपर होगा, ये तो कंफर्म है। इंडिविजुअल और AOP के लिए क्या है, कैश बेसिस भी है या एक्रूवल बेसिस भी है। अगर ये कैश बेसिस पे अकाउंट बनाते हैं तो ये अपनी स्टॉक वैल्यूएशन प्राइम कॉस्टिंग के तहत भी कर सकते हैं या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत भी कर सकते हैं। बट अगर ये अपने अकाउंट बनाते हैं एक्रूवल बेसिस के ऊपर तो फिर किस पे अपने स्टॉक वैल्यू करेंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे ही कर रहे होंगे। तो ये चीज़ जो है वो हमने यहाँ पे टेकअप करनी होती है, इसको हमने यहाँ पे समझना होता है। इज़ दैट क्लियर? उसके बाद हमारा सेक्शन नंबर 19 आता है, दैट इज़ स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस और नॉर्मल बिजनेस में हमने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है
बेसिक इनको डिफ्रेंशिएट करने की वजह क्या है, इसकी रीज़न क्या है? बिकॉज़ नॉर्मल बिज़नेस का लॉस का ट्रीटमेंट अलग है और स्पेकुलेशन बिज़नेस का लॉस का ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल क्या है, सेपरेट है। नॉर्मल बिज़नेस क्या होता है, जो आप ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, चीज़ें बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, उससे जो आपको गेन वगैरह हासिल हो रहा है वो क्या है, आपका नॉर्मल इनकम फ्रॉम बिज़नेस ट्रीट हो रही होती है। आप फ़ी वगैरह अर्न कर रहे हैं, सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं चीज़ों को, उसमें से जो भी बेनिफिट्स वगैरह मिल रहे होते हैं वो आपके नॉर्मल बिज़नेस का पार्ट बन रहे होते हैं। आपको कोई बेनिफिट वगैरह दिए दिए जाता है, कोई आपका लोन वगैरह वेव ऑफ कर दिया जाता है, कोई आपको परक्विजिट्स कोई बेनिफिट दिए जाते हैं, वो सारे किसका पार्ट बनते हैं, नॉर्मल बिज़नेस का पार्ट बन रहे होते हैं। अब नॉर्मल बिज़नेस में क्या होता है कि आपका अल्टीमेटली एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फुलफ़िल हो रहे होते हैं, चीज़ों को बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एसेट्स बेच रहे हैं, वो सारा कुछ फिजिकली एग्जिस्ट हो रहा है, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मूव हो रहा होता है। स्पेकुलेशन बिज़नेस में क्या होता है, स्पेकुलेशन बिज़नेस में हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो फुलफ़िल हो रहा होता है, लेकिन हम उसमें एक्चुअल डिलीवरी नहीं ले रहे कॉन्ट्रैक्ट की। विदाउट टेकिंग डिलीवरी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हम उसे क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखिए, आप जाते हैं, आप मार्केट में ऑर्डर करते हैं किसी भी चीज़ का, आपने सामान ऑर्डर किया, राइडर लेके आया, उसने आपको सामान डिलीवर कर दिया, आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, फुलफ़िल हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। ऐसे ही है, आपने पेमेंट कर दी, डिलीवरी भी हो रही है, पेमेंट्स भी हो रही हैं, ये है नॉर्मल बिज़नेस। स्पेकुलेशन बिज़नेस क्या है, स्पेकुलेशन बिज़नेस है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट सेटल्ड हो गया है, लेकिन आपने ना तो कमोडिटी ट्रांसफ़र हुई है, ना ही आपने उसकी डिलीवरी ली है, बट आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरे का पूरा हो गया है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्पेकुलेशन बिज़नेस कहला रहा होगा। जस्ट टेक एन एग्जांपल, इन अगस्त 2015 LT, ये हमारा पास पेपर है स्प्रिंग 2016 का, लॉन ट्रेडर साइंड अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विद मुबारक एंटरप्राइजेज फॉर द परचेज ऑफ 500 मेट्रिक टन्स ऑफ मेज़ एट रुपीज़ 15,800 पर मेट्रिक टन। उसने क्या किया है, उसने एग्रीमेंट किया है कि 500 मेट्रिक टन क्या लेगा, जो मेज़ है, जो गंदुम है, वो बाय करेगा। एंड द डिलीवरी वॉज एक्सपेक्टेड टू बी मेड इन अक्टूबर 2015, और जो उसको कब मिलेंगे गुड्स, 2015 में जो है उसको गुड्स अक्टूबर में मिल रही होंगी। ME ऑल्सो एग्रीड टू रीपरचेज द एंटायर लोड। उसने कहा यार, जो बेच रहा है, जो सेलर, उसने कहा कि ये मैं तुमसे ही वापस सारा सामान जो है वो ख़रीद लूँगा जिस दिन मैं बेच रहा हूँ, जो भी मार्केट में कीमत हुई, अगर तुम इंटरेस्टेड हुए तो तुम मुझे ही बेच देना, बिकॉज तुम्हें भी अगर बेचना ही होगा तो तुम मुझे ही बेच देना। इन अक्टूबर 15 प्राइस ऑफ मेज़ इंक्रीज टू रुपीज़ 18,240 पर मेट्रिक टन। कीमत बढ़ गई हुई थी और लॉन ट्रेडर ने डिलीवरी लिए बिना ही क्या कर दिया, सारे के सारा जो लॉट थी वो उसने ME को बेच दी। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हुआ है। अब उससे पेमेंट की है पहले लॉन ट्रेडर ने 15,800 वाली, वो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इसने गुड्स भी बेच दी हैं, इसको गेन भी हो गया है, लेकिन इसने गुड्स की डिलीवरी ली भी नहीं है। तो ये जो गेन होता है इस तरह का, वो हमारा क्या कहलाता है, स्पेकुलेशन गेन कहला रहा होता है। अब इसने सामान कितने का बेचा है, 18,240 का। इसने कितने का लिया था, 15,800 का। कितने टन था, 500 टन। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास गेन आ जाएगा, और ये स्पेकुलेशन गेन ट्रीट हो रहा होगा। हम इसको सेपरेटली इसलिए ट्रीट करते हैं बिकॉज इसका लॉस का ट्रीटमेंट जो है वो क्या होता है, बिल्कुल सेपरेट होते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे स्पेकुलेशन बिज़नेस कहला रहे होते हैं। ये स्पेकुलेशन बिज़नेस की 3 एक्सेप्शंस हैं कि अगर हम ये वाले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इनमें पैसे कमा रहे हैं, इनमें गेन आ रहा है, तो ये स्पेकुलेशन बिज़नेस नहीं है, बल्कि ये नॉर्मल गेन ट्रीट हो रहा है। ये वाले जो है ये नॉर्मल गेन ट्रीट हो रहे हैं, ये स्पेकुलेशन बिज़नेस नहीं। ये 3 एक्सेप्शंस हैं। ये वो कौन सी हैं कि अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है रॉ मटेरियल को ख़रीदने के लिए, या जो मर्चेंडाइज, जो इन्वेंट्री वगैरह आप डील कर रहे हैं, उसके लिए कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, और वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली आपने किया है फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए, हेजिंग वगैरह का एग्रीमेंट जो करके बैठे हुए हैं, तो ये आपका स्पेकुलेशन बिज़नेस नहीं कहलाएगा, बल्कि ये क्या ट्रेड हो रहा होगा, नॉर्मल बिज़नेस ही ट्रेड हो रहा होगा। इसको हम स्पेकुलेशन में लेके नहीं जा रहे होते। उसके अलावा जो भी डीलर्स होते हैं, जो भी इन्वेस्टर होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के, अगर वो कोई एग्रीमेंट वगैरह करते हैं कि
जो शेयर्स बेच रहे हैं, जो सिक्योरिटीज़ बेच रहे हैं, उसके लॉसेस से बचने के लिए जो एग्रीमेंट कर रहे होते हैं, तो वो भी उनके नॉर्मल बिज़नेस रूटीन का पार्ट होता है, वो भी हम उसको स्पेकुलेशन बिज़नेस में ट्रीट नहीं कर रहे होते। उसके अलावा जो फॉरवर्ड मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स होते हैं, अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जॉबिंग आर्बिट्रेज का अपने आप को लॉस वगैरह से बचाने के लिए, तो वो भी उनके नॉर्मल ही कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट होते हैं, हम उनको स्पेकुलेशन बिज़नेस में लेके नहीं जा रहे होते। आपने रॉ मटेरियल ख़रीदने, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया रॉ मटेरियल का फ्यूचर प्राइस से बचने के लिए, तो जो भी गेन जो भी लॉस होगा वो आपके नॉर्मल बिज़नेस का पार्ट बनेगा, वो स्पेकुलेशन बिज़नेस का पार्ट नहीं बन रहा होगा। पॉइंट नंबर 1 एक्सेप्शन जो है वो हमारे सिलेबस से रिलेट करती है, न्यूमेरिकली जो है वो इसको पूछ सकता है, न्यूमेरिकली के बताएं ये स्पेकुलेशन बिज़नेस है कि नहीं। तो अगर रॉ मटेरियल से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो रिमेंबर वो स्पेकुलेशन बिज़नेस में नहीं जा रहा होगा, तो ये पेपर में आ सकते हैं। गॉट इट? अब हमारे पास लास्ट रह गया इसका, डैट इज़ डेप्रिसिएशन। जो लास्ट हमारे पास रह गया है वो क्या है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है वो हमने यहाँ पे देखनी है क्या होती है और किस तरह से हम लेके चल रहे होते हैं, उसको हमने यहाँ पे टेकअप करना है। उसके बाद बिज़नेस जो है वो हमारा ख़त्म। फिर मैं आपको उसके ज़रा पास्ट पेपर्स करवाता हूँ। अगर आज पास्ट पेपर का टाइम मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज़ कल हमारी लास्ट क्लास होगी जिस पे सिर्फ हम इसके पास पेपर्स कर रहे होंगे बिज़नेस के। कैसे लास्ट? ठीक है, तो इसको देखते हैं। डेप्रिसिएशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर आपको अकाउंटिंग में ये 16 आता है ना, तो ये सबसे आसान चीज़ है। देखिए यहाँ पे कोई मल्टीपल मेथड नहीं है, कोई इसमें कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं है, बड़ा सिंपल सा हमारा यहाँ पे डेप्रिसिएशन वगैरह होती है। सिंपल हमारे यहाँ पे एक ही पॉलिसी चलती है, डैट इज़ WDV। हमने क्या करना होता है, जिस साल हम एसेट लेते हैं, एक्वायर करते हैं ईयर 1 में जो हमारे पास एसेट की कॉस्ट आती है, हम उस कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं। अगर वो एलिजिबल एसेट है तो हम सबसे पहले क्या करवाते हैं, इनिशियल अलाउंस जो है लेस करवाते हैं। दिस इज़ इनिशियल अलाउंस, नोट इंशाल्लाह। फिर हमारे पास आ जाती है डेप्रिशिएबल अमाउंट। इसके ऊपर फिर हम क्या करते हैं, रेट लगाते हैं। रेट हमें गिवन होते हैं, तो मेरे पास आ जाती है डेप्रिसिएशन। लेस करवाता हूँ तो ईयर 1 के एंड के ऊपर मेरे पास है क्या कहलाती है, WDV कहला रही होती है। तो हम इसको इस वे में क्या कर रहे होते हैं, लेके चल रहे होते हैं। फिर मेरे पास ईयर 2 आता है। ईयर 2 में ये मेरे पास क्या होती है, ये मेरे पास ओपनिंग WDV बन रही होती है। सिंपल इसके ऊपर क्या किया जाता है, रेट अप्लाई करते हैं, डेप्रिसिएशन आ जाती है, फिर मेरे पास क्या आ जाती है, क्लोजिंग WDV एंड सो ऑन। जब तक हम एसेट को डिस्पोज ऑफ नहीं कर देते, हम इसी वे में क्या कर रहे होते हैं, उसको लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है, फिर इसके लिए बड़ा आसान असूल है, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ परचेज, कोई मंथली प्रपोर्शन नहीं करते। रिमेंबर सेक्शन नंबर 22 है हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, जो डेप्रिसिएशन को डील कर रहा है। पूरे इनकम टैक्स में एक ही सेक्शन है जिसके मुताबिक हम कभी भी डेप्रिसिएशन को मंथली प्रपोर्शनेट नहीं करते। आपने एसेट साल के शुरू में ली है, आपने एसेट अक्टूबर में ली है, आप एसेट 6 माह पहले ले रहे हो, आप इवन एसेट यकम जून को ले रहे हो, आप कभी भी डेप्रिशिएट को टाइम प्रपोर्शनेट नहीं करेंगे। रेट लगाएंगे और फुल ईयर डेप्रिसिएशन जो है हम चार्ज करेंगे जिस साल हम एसेट को ख़रीद रहे होते हैं। बिजनेस के लिए ओवरऑल टैक्स? ओवरऑल टैक्स में रूल यही है,
टैक्स में डेप्रिसिएशन का रूल है यही, सेक्शन नंबर 22। अगर किसी और जगह पे भी हम किसी भी हेड में अगर कोई चीज़ डेप्रिशिएट कर रहे हुए वो इसी सेक्शन के मुताबिक हो रही होती है, तो टैक्स में डेप्रिसिएशन जो है वो टाइम प्रोपोर्शनेट नहीं होती। उसके अलावा नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज, क्या कह रहे हो? सैलरी में तो टाइम पर सैलरी में कौन कर डेप्रिशिएट? मिलता है एसेट की तरफ से, तो वो तो बेनिफिट है, बेनिफिट टाइम प्रोपोर्शनेट होगा। नो डेप्रिसिएशन will be charged in year of disposal, कि जब आप बेच रहे होते हैं तो कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते उस साल में। साल के शुरू में बेच दो, साल के मिड में बेच दो, इवन साल के एंड के ऊपर ही बेच दो, तो हम कोई किसी किस्म की डेप्रिसिएशन जो है वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये मेन पॉलिसीज़ है जो हम क्या कर रहे होते हैं, लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। फिर जब भी हम एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो डिस्पोज ऑफ करके हम क्या करते हैं, गेन निकालते हैं। डिस्पोज ऑफ करके गेन या लॉस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, सेल प्रोसीड्स, हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, इसमें से फिर हम लेस करवाते हैं टैक्स WDV जो हमने यहाँ पे इस तरह निकाली होती है। टैक्स WDV भी अगर आप निकालना चाहें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो आपके पास क्या आ जाती है, टैक्स WDV आ जाती है। तो अब इसमें से टैक्स WDV को लेस करवाएंगे, आपके पास यहाँ तो गेन आएगा, यहाँ क्या आएगा, लॉस आ रहा होगा। तो ये चीज़ जो है हम इसके डिस्पोजल पे कर रहे होते हैं। उसके बाद रिमेंबर, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बात करते हैं तो हमारे पास हमेशा गिवन होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। न्यूमेरिकल सॉल्व जब भी करेंगे एक असूल को लिख लीजिएगा कि डेप्रिसिएशन की वर्किंग सबसे लास्ट पे करनी है आपने। नेवर ट्रीट डेप्रिसिएशन अर्लियर। पूरा सवाल सॉल्व करो, तमाम जो एक्सपेंसेस डिसअलाउ या अलाउ है कैलकुलेट कर लो। डेप्रिसिएशन को आपने सबसे एंड पे ट्रीट करना है, सबसे एंड पे। क्यों, कोई बताएगा रीज़न क्या है भाई सशाम? बताएगा रीज़न सबसे एंड के ऊपर क्यों ट्रीट करते हैं? ताकि अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का सीन ना हो। क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट होगा, लेकिन अगर बीच में अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का सीन निकलता हुआ तो हमें इसको फिर देखना पड़ता है। इसलिए एक असूल याद रखिएगा सवाल करते हुए बिज़नेस का कि डेप्रिसिएशन को आपने सबसे एंड पे ट्रीट करना है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप डेप्रिसिएशन लेस करवाते हैं और आपका लॉस आ जाता है, डैट लॉस विल बी कंसिडर्ड एज अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अगर वो बिज़नेस का आपको इस अटेम्प्ट में न्यूमेरिकल देता है, कहता है जी कैलकुलेट अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, ये कहना ये क्या चीज़ है, तो सिलेबस में है ही नहीं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये कैसे निकालते हैं भाई, ऐसे निकालते हैं। और इस चीज़ के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पास्ट पेपर में उससे ना होने के बराबर पूछी है। आपके पास पास्ट पेपर्स 2009 से लेके 2023 तक हैं। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन न्यूमेरिकल्स में ना होने के बराबर है। जैसे लास्ट अटैम्प्ट में किसी को याद हो, मैं कहता था कि MTR आ जाना है ऑटम 22 में। MTR उसने आज तक टेस्ट नहीं किया। ऑटम 22 का न्यूमेरिकल पूरा MTR पे ठाके से मारा हुआ है, मिनिमम टैक्स रजीम का। इस अटैम्प्ट में अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के न्यूमेरिकल में आने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लिखवा लें मेरे से, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इस अटैम्प्ट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक ये वो चीज़ है जिसकी न्यूमेरिकल टेस्टिंग नहीं है आपके पास। आपके पास कोई पास्ट पेपर मौजूद नहीं है कि अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन किस तरह लेके चलना होता है। सिखा देता हूँ मैं आपको, बट इसलिए एक असूल लिख ले, याद रहे आपको कि डेप्रिसिएशन को हमने क्या करना है, हमेशा एंड पे ट्रीट करना है। बाकी सारे एक्सपेंसेस ऐड बैक करने हैं कर लो, जो लेस करवाने हैं करवा लो।
जो डेप्रिसिएशन लेस करवानी है वो हमने सबसे एंड पे लेके चलनी है। लेकिन हम सब सवाल कर रहे होते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे जितनी भी हमारी इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स हैं। ऐसा ही होता है ना, ऐड बैक करते हैं हम इन एडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स। अब डेप्रिसिएशन के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन होगी वो हम क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। जो मेरे पास अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन होगी वो क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग लॉस लेस किया हुआ था, हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग लॉस ऑन डिस्पोजल ऐड बैक करेंगे। उसने इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो लेस करवाया होगा, हम क्या करेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस को भी ऐड बैक करेंगे। और वो क्या करवा सकते हैं इससे रिलेटेड अकाउंटिंग में, बताओ, यही है। रीवैल्यूएशन लॉस भी उसने अगर लेस करवाया हुआ आप ऐड बैक करवा देना। कोई फेवरेबल लॉस है लेस करवाया होगा आप क्या करवा देंगे, ऐड बैक कह देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का रिवर्सल करना है, कर दिया। अभी हम टैक्स का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का रिवर्सल करने के बाद अब हम किसके बारे में जाएंगे, आप लेस करवाने जाएंगे, डैट इज़ एडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स। अब इस एडमिसिबल एक्सपेंडिचर में अभी एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रह गया है, वो हमने लेस करवाना है, डैट इज़ अकाउंटिंग गेन ऑन डिस्पोजल। अगर आपने एसेट्स को डिस्पोज किया था, उसके ऊपर अकाउंटिंग का गेन आया था, उसने प्रॉफिट में ऐड किया होगा, हमने क्या करवाना है, इसको लेस करवाना है, तो हम यहाँ पे लेस करवा देंगे। अभी तक सिर्फ हमने क्या किया है, अकाउंटिंग की रिवर्सल की है, जो अकाउंटेंट ने काम किया होगा। अब हम क्या करेंगे, टैक्स का ट्रीटमेंट यहाँ पे ले रहे होंगे। तो जो टैक्स डेप्रिसिएशन होगी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, टैक्स डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे लेस करवा रहे होंगे। जो टैक्स अमोर्टाइजेशन होगी वो भी हम यहाँ पे लेस करवाएंगे। कोई भी हमारे पास इनिशियल अलाउंस होगा वो भी हम यहाँ पे लेस करवाएंगे। अगर टैक्स लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है वो भी हम क्या करवाएंगे, यहाँ पर लेस करवा रहे होंगे। और अगर टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल हुआ है तो ये हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में ऐड कर रहे होंगे। यही सारा कुछ है, इसके अलावा इसकी और कोई वर्किंग नहीं है। आप इसकी सारी एडजस्टमेंट्स कर लेंगे तो आपके पास टैक्सेबल प्रॉफिट आ रहा होगा। तो डिप्रिसिएशन से रिलेटेड जो सारी वर्किंग्स है ना, फिक्स एसेट से, वो हमारी वो यही ट्रीट हो रही होती हैं। गॉट इट। तो ये है सारी वर्किंग, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का रिवर्सल और टैक्स ट्रीटमेंट को हमने लेके चलना होता है। ठीक है, इसका नोट करने कर लें, फिर आगे चलते हैं। तो जा पीछे, आज मैं उस टाइम उठा देता हूँ वहाँ से। यार वो स्टैंड उठा लो वहाँ से। अभी हंस रहे हैं ना सारे, जब नवंबर में आएगा ना, 2 नवंबर के बाद ये कॉन्फिडेंस तो पिछली 4 अटेम्प्ट में चल रहा है इंशाल्लाह। ये कॉन्फिडेंस तो हर अटेम्प्ट में होता है इंशाल्लाह वाला। फिर उसमें होता है रिज़ल्ट के बाद अस्तगफिरुल्लाह। जी
नहीं, अगर मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह मैं रोज़ ना दुआ करूँ, या मैंने K2 के ऊपर जाना है, मैंने माउंट एवरेस्ट जाना है, दुआ वो करो जो एक्सेप्टेबल भी हो। मेहनत करनी ही नहीं है, वो दुआ या अल्लाह बस फिर चाहिए फरारी, काम मैंने कोई नहीं करना। या अल्लाह मैंने कल इलॉन मस्क की कंपनी को ओवरटेक करना है, या अल्लाह कबूल कर ले, आमीन। ऐसे होता है, इरादा मेरा बहुत है, मैंने इलॉन मस्क को अपना गार्ड रखना है। इतने बड़े इरादे रखे, और बताएं, इतना पुख्ता इरादा। जब उसको मैं रोज़ ट्वीट करके आता हूँ, यू विल बी माई सिक्योरिटी गार्ड, और बताएं मैं क्या करूँ? नहीं बताएं, और कितना करूँ पुख्ता इरादा? आपसे तो पुख्ता ही है, डेली बेस पे ट्वीट करता हूँ कि यू विल बी माई सिक्योरिटी गार्ड इंशाल्लाह। और बताएं, और दुआ मांग लूँ मैं? दुआ वो मांगते हैं उस वक्त दुआ जाती है जब आपकी एफर्ट्स प्रॉपर हो रही होती हैं, बिकॉज दुआ भी अल्लाह कहता है यार कम तो पहले कर ले, थोड़ी बहुत तो कर ही जाए। या अल्लाह इनको पास करा दे। मैंने अटैम्प्ट नहीं बताई कौन सी, अटैम्प्ट का मैंने बिल्कुल भी नहीं बताया कौन सी, मैंने दुआ कर दी पास करने वाली। अटैम्प्ट मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ी है। शाहजेब के लिए तो पता है अटैम्प्ट कौन सी होगी। हाँ नहीं नहीं नहीं, याद रखिएगा दुआ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जॉक्स अपार्ट, मैं थोड़ा चिल रहता हूँ, हंसी मजाक कर रहा होता हूँ, बट दुआ वाकई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको वाकई एज़ ऑफ नाउ इन दिनों में ज़्यादा दुआ करनी चाहिए, और कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि पेपर पास हो जाते हैं। इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, इतने बड़े आपने पेपर जो बनाए हुए हैं ना, इनको बुला, इतनी बड़ी इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं है। ये छोटी सी मुश्किलात है, एक पेपर, ये डेट सेट। मैंने आज तक किसी को डिग्रेड की है? किसको? कब? मिड टर्म में? तो पास आपने नहीं किया, मेरा कसूर है। 49 थे, आपने 47 कर दिया। तो आप रीचेक करवाने गई हैं, काउंटिंग एरर था, 2 नंबर कम हो गए, इसमें हमारा कसूर है? नहीं, मैंने आज तक किसी को डिमोटिवेट नहीं किया। मैंने कहा था मेरे 52 आ गए थे, मैंने ये तो नहीं कहा मेरे 98 बनते थे। तुम्हारे सारी अटैम्प्टों के मिला के 98 बनते थे, आई कैप की काउंट करके, और ये सारे काउंट करके 98 थे। अच्छा, सारे जमा करके फिर 100 नहीं बना तेरा? एनीवेज, इसको कर लिया नोट आप लोगों ने? ब्रेक की नीड है कि चलूँ? तुम्हें 70 घंटे की ब्रेक चाहिए? चलें 10 मिनट का ब्रेक कर लें, फिर यहाँ से रिज्यूम करते हैं। आगे कुछ स्पेशल केसेस हैं 4-5, वही डिस्कस करने हैं हमने, और ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, टाइम क्या हुआ है? 2:50? पूरे 3 बजे रिज्यूम करते हैं हम, पूरे 3 बजे। यहाँ तक कोई सवाल है? अच्छा, उसके बाद है डेफिनेशन डेप्रिशिएबल एसेट्स की। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे सिंपल सी बात है कि डेप्रिशिएबल एसेट्स क्या होते हैं, इनको हमने देखना है। डेप्रिशिएबल एसेट्स मोस्टली वो एसेट्स हैं जिनका ये 3 क्राइटेरिया पूरा हो रहा हो। क्या? कि इनकी नॉर्मल लाइफ जो है 1 साल से ज़्यादा हो, वेयर एंड टेयर से इनकी वैल्यू लूज़ हो रही हो, और बिज़नेस में इस्तेमाल हो रहे हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम डेप्रिशिएबल एसेट कह रहे होते हैं। ये हमारे डेप्रिशिएबल एसेट्स जो हैं वो कंसिडर हो रहे होते हैं। 3 बातें जो हैं वो हमने याद रखनी है कि क्या होते हैं। लाइफ मोर देन 1 ईयर, नॉर्मल यूज़ से वेयर एंड टेयर से वैल्यू ऑब्सोलीट हो रही है, और बिज़नेस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? डेप्रिशिएबल एसेट्स कहला रहे होंगे। ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट एडिशन है लास्ट ईयर की, अभी तक के पेपर में टेस्ट नहीं हुई, इसके टेस्ट होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। ये कहता है कि अगर किसी भी टैक्स पेयर ने कोई एसेट जो है वो लीज़ के ऊपर लिया हुआ है इस्लामिक फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन से, या किसी भी मुशारका फाइनेंसिंग के तहत, या किसी भी डिमिनिशिंग मुशारका फाइनेंसिंग के तहत, तो हम उसको यही एज्यूम करेंगे
कि वो एसेट इज़ फुली ओन्ड बाय टैक्स पेयर, नॉट ओन्ड बाय डैट कंपनी। ये पॉइंट जो है पेपर में इसके आने के भी चांसेस हैं कि वो गिवन कर देगा कि आपने एक एसेट जो है ये मुशारका एग्रीमेंट के मुताबिक क्या कर लिया है, ऑन किया हुआ है, तो वो हम ट्रीट करेंगे कि ये आपका ही एसेट है, ये लीज्ड एसेट के तौर के ऊपर हम इसको ट्रीट नहीं कर रहे होंगे। उसके बाद स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट है। स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट जो है ये भी हमारा एसेट ही ट्रीट होता है। व्हाट इज़ स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट? अब आप प्रेजेंटर लेके आए, नीचे से भाग के जाना, प्रेजेंटर है नीचे से ले आओ। स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट क्या होती है कि बिल्डिंग के साथ जो आप रोड्स, कैनाल्स, डॉग्स, बाउंड्रिंग वॉल, फेंसिंग्स वगैरह बना रहे होते हैं, ये स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट वगैरह कहला रहे होती है। फॉर एग्जांपल आप कभी ये मॉल्स वगैरह में जाएं, आप इनकी छत पर देखें पूरी पाइपलाइन बिछी होती है, मेट्रो में चले जाएं या तो पूरी वो पाइपलाइन क्या है, स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट है। फैक्ट्रीज़ में जाते हैं तो फैक्ट्री सेंटर में है, उसके इर्द गिर्द पूरी बाउंड्री बनी हुई है, बाउंड्री वॉल है। अब बाउंड्री वॉल सस्ती बनती है, बहुत महंगी बनती है बाउंड्री वॉल। जो फेंसिंग लगाई होती है, बाड़ लगाई होती है, बड़ी महंगी होती है। तो वो भी हम क्या करते हैं, उनको हम डेप्रिशिएबल एसेट ट्रीट कर रहे होते हैं, वो हमारा उसका पार्ट जो है बन रहे होते हैं। ठीक है। उसके अलावा याद रखिएगा कि ये हमारे पास ना बिज़नेस में डेप्रिसिएशन के रेट्स हैं, ये रेट्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में रेट्स गिवन होंगे। पेपर में कोई भी एसेट आएगा, आप जब ICAP हॉल में जाएंगे आपने पेपर पकड़ना है, पेपर पकड़ के आपने जाना है बिल्कुल लास्ट पेज के ऊपर, लास्ट पेज पे रेट्स गिवन होंगे आपको। तो बिल्डिंग का रेट 10% है, फर्नीचर का 15% है, मशीनरी का 15% है। अगर आप डिसेबल पर्सनस के लिए रैम्प बनाते हैं, आप अक्सर चाहेंगे बैंक्स वगैरह के बाहर एक छोटे से रैम्प बने होते हैं, तो रैम्प भी तो एसेट है, बट उसकी अगर कॉस्ट 2.5 लाख तक है तो उसका रेट क्या है, 100% है, हम उसको डेप्रिशिएट करें। तो सारे रेट्स हमें ये गिवन होते हैं, ये रेट्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ WDV पता होनी चाहिए, आपने क्या करना होता है, रेट जो है वो अप्लाई करना होता है। गॉट इट? अच्छा, इसमें ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर हमारा कोई भी बिज़नेस एग्जेम्प्ट है तो जब तक एग्जेम्प्ट रहेगा हम उसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते जाएंगे, और जब वो टैक्सेबल हो जाएगा जिस साल, उस दिन, उस साल के स्टार्ट में जो WDV होगी, हम उस WDV के मुताबिक क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट कर रहे होंगे। हम डेप्रिसिएशन के मुताबिक जो है वो हम क्या कर रहे होंगे, उसको लेकर चल रहे होंगे। तो ये चीज़ हमने देखनी होती है, इस चीज़ को हमने टेकअप करना होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एग्जेम्प्ट लिमिटेड जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई है 2021 में, उसका बिज़नेस जो है वो एग्जेम्प्ट था 2 साल तक, और उसने एक प्लांट परचेज़ किया, एक कार परचेज़ की है। अब देखें, जब तक उसका बिज़नेस एग्जेम्प्ट था तो क्या उस साल, उन सालों में उसने कोई टैक्स वगैरह पे करना है? कोई भी टैक्स पे नहीं करना। जब उसकी इनकम टैक्सेबल होगी तभी उसे टैक्स पे करना है ना। तो जब तक उसकी इनकम एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स वगैरह है ही नहीं, तो हमें कोई टैक्स पे भी नहीं करना, बट स्टिल हम क्या करेंगे, डेप्रिशिएट करते रहेंगे। जब उसकी एग्जामिशन विड्रॉ हो जाएगी, हम फिर क्या करेंगे, उस साल जो WDV होगी उसके मुताबिक हम उसको लेकर चल रहे होंगे। जैसे इसने यहाँ पे कार ली थी 15 लाख की, अब 2021 में भी एग्जेम्प्ट है, 2022 में भी एग्जेम्प्ट है, बट हम डेप्रिसिएशन 21 में भी रिकॉर्ड करेंगे, 22 में भी रिकॉर्ड करेंगे। अब 2023 में टैक्सेबल हुई है उसकी इनकम, 2023 में हमने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करना है, तो जो 2023 की ओपनिंग WDV आएगी हम उसके ऊपर रेट लगाएंगे, जो डेप्रिसिएशन आएगी उसे हम क्या कर रहे होंगे, एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे। तो अगर बिज़नेस एग्जेम्प्ट भी है हम फिर भी क्या करेंगे, डेप्रिसिएशंस जो हैं वो रिकॉर्ड करेंगे, डेप्रिसिएशन को हम स्टॉप नहीं कर रहे होते। ये क्लियर है? उसके बाद है इनिशियल अलाउंस। इनिशियल अलाउंस क्या होता है, इसको ज़रा हम देखते हैं, इसको समझते हैं। इनिशियल अलाउंस बेसिकली जब हम कोई एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स को लेके आते हैं, उसको लगाते हैं, तो जस्ट द वे डेप्रिसिएशन हम क्या कर रहे होते हैं, इनिशियल अलाउंस क्लेम कर रहे होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल डेफिनेशन है जो रट्टा मारनी पड़ेगी आपको कि एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स क्या होते हैं, या एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स का मतलब क्या होता है। ये एक नेगेटिव डेफिनेशन है। उसने कहा है कि तमाम एसेट्स एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं, इनके अलावा
जो इन एसेट्स के अलावा हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स कहलाते हैं। अगर आप कोई भी एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स को लेके आएंगे तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर इनिशियल अलाउंस जो है वो क्लेम कर रहे होंगे। इनिशियल अलाउंस का रेट जो है वो 25% है, प्लांट एंड मशीनरी के लिए फ़िक्स है, चेंज नहीं होता। और इनिशियल अलाउंस सिर्फ हम वन टाइम क्या करते हैं, क्लेम कर रहे होते हैं एक ही साल में। असूल क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन कोई भी एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट किसी भी टैक्स ईयर में अगर फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ पे हाईलाइटेड है, इसको आप भी देख सकते हैं, हाईलाइट कर लीजिएगा कि ये फ़र्स्ट टाइम आपने कोई भी एसेट जो है वो फ़र्स्ट टाइम इस्तेमाल करना है। अगर आप उसको फ़र्स्ट टाइम इस्तेमाल करते हैं, बिज़नेस में लाते हैं, इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, या आप जब भी उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होते हैं, विच एवर इज़ लेटर, जो भी इवेंट है, तो हम क्या करेंगे, उस साल उसका जो इनिशियल अलाउंस है वो क्लेम कर रहे होंगे। कैसे क्लेम करेंगे, जो हमारे पास एसेट की कॉस्ट होगी उस कॉस्ट के ऊपर हम 25% का रेट लगाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इनिशियल अलाउंस आ जाएगा। और यही इनिशियल अलाउंस जो होगा मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से यहाँ पे लेस भी करवा रहा हूँ। ये सिर्फ एक ही साल में होता है, जिस साल एसेट एक्वायर होता है, वन टाइम होता है। अब ये सिर्फ किस पे मिलेगा, एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स पे, और किस चीज़ के लिए, कि जब आप फर्स्ट टाइम एसेट्स को इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, रट्टा मारना पड़ेगा आपको इसका। ये क्या होते हैं, जो इनके अलावा एसेट्स हैं वो हमारे क्या है, एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं। अब वो कौन कौन से हैं कि कोई भी रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है वो कभी भी आपका एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स नहीं होते। फर्नीचर हो गई, फिटिंग्स वगैरह हो गए, ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स नहीं है। उसके अलावा कोई भी प्लांट और मशीनरी दैट हैज़ बिन प्रीवियसली यूज इन पाकिस्तान, मतलब अगर आप कोई यूज़ एसेट लेके आते हैं, यूज़ प्लांट लेके आते हैं, यूज़ मशीनरी लेके आते हैं, अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर भी कोई किसी किस्म का इनिशियल अलाउंस जो है वो हम क्लेम नहीं कर सकते। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, ये यूज़ मशीनरी इन पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है। अगर आपने कोई जापान से यूज़ मशीनरी इंपोर्ट की है, लाके पाकिस्तान में लगा दी है, वो चूँकि पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम इस्तेमाल हो रही है, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, इनिशियल अलाउंस जो है वो क्लेम हो रहा होगा। ये चीज़ याद रखनी है। ये सारी किसकी बात हो रही है, जो यूज़ एसेट इन पाकिस्तान है। जैसे अगर यहाँ पे एसी यूज़ है, इनसे कोई एसी लेके जाता है, बिज़नेस में लगा देता है, इनिशियल अलाउंस क्लेम नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये यूज़ एसी इंपोर्ट करते हैं तो फिर उसके ऊपर हो सकता है। ये चीज़ याद रखनी है आपने कि अगर यूज्ड एसेट है लेकिन वो इम्पोर्टेड है, उसके ऊपर आप इनिशियल अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। गॉट इट। उसके बाद ये इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको ज़रा देखते हैं। ये चीज़ बता रही है कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्या होगी, और ये चीज़ बता रही है कि उसका यूज़ क्या होगा, कौन कौन से काम कर रही होगी। अब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कौन सी है, कोई भी ऐसा इदारा जो पाकिस्तान में सेटअप है। इंडस्ट्रियल का मतलब है हम उसको कब इंडस्ट्री मांगते हैं, कब सनद मांगते हैं, वो उसके बारे में बात हो रही है। तो क्राइटेरिया क्या है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का, कि अगर कोई भी इदारा जिसमें 10 या उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और उस इदारे में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल हो रही है या दूसरी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है जो मैकेनिकली ट्रांसमिट हो रही है, मतलब मशीनों को चलाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, मशीनें लगी हुई हैं, बिजली लेके आए हुए हैं, गैस लेके आए हुए हैं, आप बिजली गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, मशीनें चला रहे हैं, इंसान रखे हुए मशीनें चलाने के लिए, तो ऐसे इदारे को हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कहेंगे। या कोई भी ऐसा इदारा जिसमें 20 या मोर देन 20% काम कर रहे हैं लेकिन उसमें बिजली वगैरह इस्तेमाल नहीं हो रही, उसके अलावा रिसोर्स इस्तेमाल हो रहे हैं बट मशीनें वगैरह इस्तेमाल की जा रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, ये जो रोड बना रही हैं, ब्रिजेस बना रही हैं, ये अब रोड बना रहे हैं, मशीन के साथ ही बना रहे हैं, वो जो बिल्डोज़र है, ड्रिलिंग हो रही है, पाइलिंग हो रही है, सब कुछ है, बट वहाँ पे बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही, वो जनरेटर लेके आते हैं, डीजल लेके तो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम उसको इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कब मांगेंगे, जब उसमें 20 या उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हो, ठीक है। और वो ये कामों में इन्वॉल्व, ये है क्राइटेरिया कि ये इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होनी चाहिए और इन कामों में इन्वॉल्व होना चाहिए। कौन कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, शिप बिल्डिंग है, या जनरेशन, कन्वर्जन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गया। किसी भी माइन में, अब आप जाते हैं माइंस वगैरह में, कभी खेड़ा गए हों आप लोग, तो खेड़ा में हाथ से नमक निकाल रहे होते हैं और कौन सा लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, बट वो इंडस्ट्री ट्रीट होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो बंदे काम कर रहे हैं मोर देन 20 हैं।
उसके अलावा वो तमाम लोग जो बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस वगैरह में काम कर रहे हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। जो रेजिडेंट कंपनी 2020 के बाद बनी है, जो होटल्स बिज़नेस में इस्तेमाल, जो होटलिंग बिज़नेस में है, उसको भी हम क्या मानेंगे, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मान रहे होंगे। जो टेली कम्युनिकेशन कंपनीज हैं जो PTA के तहत काम कर रही हैं वो भी हमारी किस में फॉल कर रही होंगी, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में फॉल कर रही होती हैं। ठीक है। उसके बाद है कि अगर हम पार्टली यूज़ एसेट, जो सबसे बड़ा अज़ाब बना हुआ है, अगर हमारे पास पार्टली यूज़ एसेट्स हैं तो उनको हमने किस तरह लेके चलना है, किस तरह से हमने उसको ट्रेड करना है, उसको हमने यहाँ पे देखना है। तो रिमेंबर, पार्टली यूज़ एसेट का ना आपने सिर्फ ये टेबल बनाना है। जितना मर्ज़ी कम्प्लेक्स सिनेरियो हो, व्हाटएवर, आपने 3 कॉलम का टेबल बनाना है। आप पार्टली यूज़ एसेट का डिस्पोजल, पार्टली यूज़ एसेट्स के डेप्रिसिएशन, हर एक चीज़ जो है बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी लास्ट अटेम्प्ट में भी पार्टली यूज़ एसेट की उसने एडजस्टमेंट पूछी है। ऑटम 2022 में भी पार्टली यूज़ एसेट्स के बारे में उसने पूछा हुआ है, और इसमें बच्चे जो हैं वो सफ़र कर रहे होते हैं कि पार्टली यूज़ एसेट्स को हमने किस तरह से ट्रेड करना है, उसको देखते हैं। तो आपने 3 कॉलम बनाने हैं। एक आपके पास आ जाएगा कॉलम 100% यूज़ का, एक कॉलम जितने % बिज़नेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 60% है तो 60% का कॉलम बना लेंगे, और तीसरा कॉलम हम बना लेंगे 40% का जो नॉन बिज़नेस। ये कॉलम होगा बिज़नेस यूज़ के लिए, ये कॉलम होगा हमारा नॉन बिज़नेस यूज़ के लिए। आपने ये 3 कॉलम बना लेना वर्किंग में जाके। अब आपने कोई भी एसेट वगैरह ख़रीदा तो आपने पहले सारी वर्किंग उस पर करनी है 100% कॉलम में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक एसेट ख़रीदते हैं, उसकी कॉस्ट है 1 मिलियन, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखें 1 मिलियन। लेट्स सपोज मैं कम्प्लेक्स करता हूँ चीज़ को, उसके ऊपर इनिशियल अलाउंस क्लेम हो सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या लेस करवाएंगे, इनिशियल अलाउंस 25% में होता है। रेट हमारा स्टैंडर्ड 25% है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में ये 25% का रेट भी गिवन होगा। तो कितना बनेगा, 2.5 लाख। अब कितनी आ रहेगी फिगर, 7.5 लाख। फिर हम लेंगे डेप्रिसिएशन। लेट्स सपोज ये मशीनरी है, 15% पे हम रेट लगा लेते हैं। कितनी आएंगे डेप्रिसिएशन, बताएं ज़रा। 1,12,500। 1,12,500। अब आपके पास बुक वैल्यू आगे कितनी आती है, WDV 6,37,000 एट ईयर 1, 6,37,500। ये ईयर 1 हो गया हमारे पास। अब जितने साल उसने एसेट गिवन किए आप बना सकते हैं। फिर आप ईयर 2 पे आ जाए। ईयर 2 पे सिर्फ हम क्या लेंगे, डेप्रिसिएशन ही लेंगे। हमारे पास ओपन WDV गिवन है, हम उसके ऊपर लगाएंगे 15% का रेट। क्या आएगा बताएं ज़रा, 95। ये लेस करवाएं, क्या आता है जवाब, 541,875। ये ईयर 2 भी हमारा पूरा हो गया। ये आ गया आपके पास WDV एट ईयर 2, डन। ईयर 3 में आ जाएं आप लोग। ईयर 3 पे हम सिर्फ क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट करेंगे। 15% के हिसाब से बताएं कितनी आती है, 81,281। WDV बताएं कितनी आती है, WDV एट ईयर 3 46,059। ईयर 4 में हम इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। ठीक है, जिस साल डिस्पोज ऑफ करेंगे उस साल तक कोई हम डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं ले रहे होते। अब ये आपने नॉर्मल कर लिया, अब पार्टली यूज़ एसेट है तो अब हमने इसको पोर्शन करना। रिमेंबर, इनिशियल अलाउंस सारे का सारा बिज़नेस में क्लेम हो जाता है। इनिशियल अलाउंस कभी भी हम प्रपोर्शनेट नहीं करते। तो इनिशियल अलाउंस तो आप उसी साल कहाँ चार्ज करेंगे, यहाँ पे, और नॉन बिज़नेस में तो नहीं आएगा। डन। डेप्रिसिएशन कितनी आई थी हमारी, 1,12,500। इसका 60% जाएगा बिज़नेस में। ज़रा इसका लें, 60% कितना बनता है, 67,000। तो ये ईयर 1 में इतनी डेप्रिसिएशन हम बिज़नेस में लेस करवा सकते हैं, और जो बिज़नेस में लेस नहीं करे वो कितनी होगी, 45,000। फिर ईयर 2 की कितनी डेप्रिसिएशन थी, 95,625। ज़रा बताएं कितनी आती है,
57,375 और कितनी हम क्लेम नहीं करेंगे जो डिसअलाउ होगी 38,250 फिर ये 3 पे आ जाए, इसका 60% कितना बनता है 4876 रिमेनिंग कितना बनता है 32512 डन। अब आप इसका सम कर सकते हैं कि टोटल डेप्रिसिएशन आज तक कितनी क्लेम हुई है, कितनी डिसअलाउ हुई है, आप कर लें। कितनी 423643 इसकी यस 426,423 और डिसअलाउ कितनी है 11762 अब ये वाली क्या आ रही है 426 ठीक है 423643 सही आपने मैंने जल्दी निकाली जिससे कि वो आप थोड़ा लेट हो गए ज़्यादा ज़िंदगी में एक दफ़ा कुछ चीज़ बताइए वो भी गलत है। तो ये आपने निकाल ली। अब ये टेबल आप बना लेते तो आपको पता है कि यार ये डेप्रिसिएशन मैं क्लेम कर सकता हूँ और ये डेप्रिसिएशन मैं क्लेम नहीं कर सकता। अब वो इसी रूल के इर्द गिर्द सारा खेलेगा। वो कह देगा जी आपने एक एसेट था उसको आप पार्टली यूज़ कर रहे थे, तो पार्टली यूज़ कर रहे थे तो आपने तो उसकी 100% ही डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की हुई है, पेपर में कह देगा। आप देखिए अब ये बैक वर्किंग कह देगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको सवाल गिवन कर देता है कि 2023 है, 2023 में एक एसेट शामिल है 1 मिलियन का जिसको हम सिर्फ 60% इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे बिज़नेस में, और ये हमने एसेट लिया 2020 में और 2020 से हम 60% इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमने डेप्रिसिएशन जो है वो सारी कितने लेस की हुई है 100% के साथ क्लेम की हुई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अब इसको डिसअलाउ करवाना पड़ेगा। तो अगर टेबल बनाते हैं आपको पता है कि यार अगर 60% होता है इस्तेमाल तो इतनी डेप्रिसिएशन मेरी अलाउ होनी थी। इसने चूँकि हम इस्तेमाल 60% ही कर रहे थे, इसने सारी लेस करवा दी है, इतनी डिसअलाउ होने से हम ये क्या कर देंगे ऐड बैक करवा देंगे। तो ये टेबल आपकी हेल्प करेगा चीज़ों को देखने में कितनी हमें अलाउ होगी और कितनी हमें डिसअलाउ हो रही होगी। तो हम ऐसे भी ऐड बैक ही करते हैं। ऐड बैक ही करते ये टैक्स का डेप्रिसिएशन है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन नहीं कर रहे हैं हम। पूरी रात रोते रहे, मरा कोई भी नहीं, पूरी कहानी ख़त्म हो गई है, टैक्स का रेट लगा के हम ऐड बैक करते हैं। भाई तू कहाँ से आया है, कहाँ से आया है तू, पीके हो का पीके हो? कंफ्यूजन हो जाती है टैक्स डेप्रिसिएशन। तो भाई अकाउंटिंग की हम ख़त्म कर चुके हुए हैं, उसके बाद सारी हम टैक्स की बात कर रहे हैं। तो वन अब्जॉर्ब तो अनअब्जॉर्ब आ गई है। अच्छा, जब हम डिस्पोज ऑफ करेंगे ना किसी एसेट को तो वहाँ पे भी हमें क्या होती है इस चीज़ की फिर जो डेप्रिसिएशन है वो हमारी हेल्प दे रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एसेट था 1 मिलियन का, इसको हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया, लेट्स सपोज सेल प्रोसीड्स मिली हैं हमें 650,000। अब हमने इसमें से लेस करवानी है क्या, टैक्स WDV। हम यहाँ पे लेके चलेंगे ओरिजिनल WDV कितनी थी वो है 460,594। हम क्या करेंगे यहाँ पे लेस करवा रहे होंगे 460,594, ये लेस करवाएंगे, ठीक है। फर्दर हम इसमें से लेस करवाएंगे जो डेप्रिसिएशन हम क्लेम नहीं कर पाए थे 115,762।
अब बताएंगे हमारे पास गेन आएगा कि लॉस आएगा, बताएं ज़रा। 73644 7-3 लॉस का गेन है। 7-3 इसमें 100% लेस लिखा आपने, लेस किया 73644 गेन है कि लॉस है? 73644 ये आपका गेन ऑन डिस्पोजल होगा। तो ये चीज़ हमने याद रखनी है कि जब भी हम पार्टली उस एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करेंगे तो सेल पर शीट तो पता इतनी है हमारे पास, WDV तो हमारे पास सिर्फ आती है वो वाली कौन सी जो 100% वाले कॉलम पे होगी, वो हमने यहाँ पे लेस करवा दी। और जो डेप्रिसिएशन डिसअलाउ थी हमें वो भी हम लेस करवा देंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रेलेवेंट गेन जो है वो आ रहा होगा, इतना गेन जो है वो मेरा बन रहा होता है। ठीक है, जैसे ये सवाल है, आप इसको ज़रा भी सॉल्व करें, देखें होता है कि नहीं होता। टेबल आपके सामने है, अभी निकाल दें रजिस्टर या जो भी नोटबुक है, बताएं आपसे होता है कि नहीं होता। यू जस्ट हैव टू फिल दिस टेबल। इस टेबल से आपके पास आ जाएगी डिसअलाउड डेप्रिसिएशन, उसकी मदद से जो है वो हम सारे का सारा जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मैसेज किया और मैसेज का इमोशन में दिया तो क्लास का मैसेज है कि यही कर रहे हैं बिल्डिंग के ऊपर इनिशियल अलाउंस नहीं होता है, मैं लेस ना करवा दें, वो सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर होते हैं। बिल्डिंग के ऊपर कोई इनिशियल अलाउंस क्लेम नहीं होता, लेस करवा दिए। ये भी कर रहा था ना, तो मैंने देख लिया था। अब ये अपने पेपर में बनाया। तो भाई पेपर में अब मैंने कहाँ बताया, यहाँ पे क्लियरली बताया हुआ है। अभी आया हूँ कि सिर्फ ये 25% ऑन प्लांट एंड मशीनरी ओनली है। अभी बता के आ रहा हूँ, बिल्डिंग कौन सी मशीनरी होती है? तुमने वही बात की है कि अगर हम वो अदर सोर्स में बिल्डिंग रेंट पे देंगे अलग है और प्लांट अलग रेंट पे देंगे। बिल्डिंग्स के ऊपर नीचे अलाउंस क्लेम नहीं होता। बिल्डिंग का रेट 10% है। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर सिर्फ इनिशियल अलाउंस क्लेम होता है, बिल्डिंग के ऊपर नहीं होता। बिल्डिंग भी नॉट एलिजिबल डेप्रिसिएशन है। बिल्डिंग एलिजिबल नहीं है, क्या हो गया है? अब डेफिनेशन पढ़ें कि ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होते। 10% है बिल्डिंग का रेट, उसमें लिखा हुआ है कि ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। तो वही मैंने कहा मरा हुआ ही कहते अकड़ गया। बात तो सही है कि बंदा मर गया है, कि भाई फ़खर कुछ हो रहा है? क्या जवाब आया है? क्या जवाब आया है? अच्छा, कल तक हो जाएगा। तो व्यवस्था रहा स्टैंड से, शजर तुम्हारे बस की बात नहीं है। बताएं, ये बड़ा इजी है यार। क्या गेन कितना आया आपका? चलो देखते हैं। 22 को तो नहीं लेंगे, 22 को नहीं लेंगे। ज़िंदगी में इतना लेम होना है मैंने बस। तेरा मैच पूरा हो गया।
कल लास्ट है, कल इनकी लास्ट है, परसों फास्ट ट्रैक की लास्ट है। हाँ, थर्सडे के बाद तुम फ्राइडे को भी आओगे मॉक देने के लिए। उसके लिए करने के लिए आता हूँ। 3,64,500 हाँ, मैंने ही पढ़ना है। ये वाला काम मुझे नहीं कहना। नहीं जाहिर मेरी होगी माउंट देखा अभी रूटीन करते हैं। आपकी बैतुल मंदिर भी पेंडिंग थी। सर जी गेन आ गया कितना? 3850। आपका कितना है गेन? इसका 1,23,000 का गेन आ रहा है। इतनी नॉर्मली आज यूट्यूब लिंक नहीं आ गई। क्या गेन आया है? हाँ तो लॉस है। अब उसका लॉस और डिस्पोजल आ गया। ये करवा रहा है, मैं तो कह रहा है को देख रहा है, मुझे कह रहा है तू कर प्लेट इस वाला देख ले तू ये सोशल की जगह से आप प्लेट को जी लिखी है। गलत है ये। अच्छा ये गलत है आपका जवाब। यस गलत है, अब सही कर लेंगे। किसी और का गेन आया हो या लॉस, किसने कैलकुलेट पूरा किया हो? लंदन से आ रहा है जवाब। हाँ अभी कदीर क्या जवाब आया तेरा? 2,05,150 लॉस। भाई तुम्हारा 5,000 गेन आया है, इसका 2 लाख का लॉस आ गया। ये सर सेल की जगह पे जो वैल्यू पुट किया यार तो समझ करते इस बार सवाल में गिवन है। जिस साल बेचेंगे उस साल तक अप्रिसिएशन नहीं होगा। 2,05,150 का लॉस। ये देखो भाई सही है। 2 लाख 5,000 ये नोट्स में नहीं दिया हुआ ना, नहीं तो मैं नज़र आ जाता मैं कर लेता। बंदे का नाम क्या है? नहीं मैंने इन सबको मैसेज ही किए थे। 3 बंदों का 2 लाख का लॉस आ रहा है। बिजनेस की जो नोटिफिकेशन है मुझे बता दें। मैंने ग्रुप में से किए थे। नहीं बस बस 2,05,150 का लॉस आने का वो जब आपने दोबारा पूछा ना तब हम भूल चुके थे, अब याद आया, मैं बताता हूँ। उस दिन सारे इसको खुद क्या मैं नहीं ले रहा, ले रहा। फ़खर क्या आया लोग हमारा? 37,500 का गेन। लॉस मैंने कब अब ये मत कहना कि यही लॉस है। 2,05,150 मैं खुशी के बारे में इंतकाल कर लीजिए। तुम्हारे इंतकाल करने की वजह से इनको बिरयानी मिल जाएगी। हो गया सर जी। क्या आपका लॉस आया? नहीं आया लॉस, गेन? गेन ही नहीं आया, कुछ और भी नहीं रहा। सर पेपर में इतना टाइम होगा कि लॉस मेरा डिस्कशन नहीं है ना भाई। हाँ जी लॉस है कि गेन है? कितना? वो आपका लग नहीं रहा, वही आया जो सबका आया। यार इतना आसान सवाल नहीं हुआ। चलें ये हमें मेडिकल तेरे से फिर भी गलत हो गया पहली दफ़ा, तो शर्म कर। बिल्डिंग का इनिशियल लॉस लेस करवा रहे, शर्म नहीं आई तुम्हें? मैंने बोला था हाँ मैं करता हूँ।
देखते हैं इसको। आपका यूज़ कितना है? 70% और 30% है आपका। नो भाई चुप कर जा, ज़िंदगी में कुछ काम कर लिया, चुप कर जा कर। कितने का हमने बिल्डिंग ली है? 2019 में डन। 2019 बिल्डिंग है हमारे पास कितने की? हम इसकी निकालेंगे डेप्रिसिएशन। रेट हमारे पास 10% है, 50,000 हमारे पास आ जाएगी। ये WDV कितनी आ गई? 4,50,000। फिर 2020 डेप्रिसिएशन लेंगे 10% के हिसाब से, कितनी आ जाएगी? 45,000, 4 लाख। फिर 2021 10% रेट है, 40,500। WDV कितनी बनती है? 364। 2022 में करेंगे? नहीं। अब हम इसको प्रोपोर्शनेट करते हैं 70-30 पे, कितना बनेगा? 35,000 और इसका कितना बनेगा? कितना? 31,500 और इसका 28 और 1 2 टोटल कितनी बनती है? 9485। और ये आप डिस्पोजल निकाल लें। आपके पास सेल प्रोसीड्स कितनी है? 2 लाख। उसमें से लेस करवा देंगे हम WDV गिवन है हमें 364,500 है। 364 और जो डिप्रिसिएशन डिसअलाउड है वो है हमारी 40650। ये हम लेस करवा देंगे, क्या गेन या लॉस आएगा? ये आपका लॉस जो है वो आ रहा होगा। इज दैट क्लियर? ये इसकी भी कर लीजिएगा, खुद इसकी तस्वीर ले लें, ये खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। सर बंद, टीवी बंद हो। फोटो लेके आ। किसका ये आंसर नहीं आया? भाई तेरा 15 कैसे आ गया? क्यों? और किसका ये गलत हुआ है? सारे मुकर जाएंगे। 37,500 कैसे आए? वो तो है, उसका तो आया। मेरा क्या सेम माइनस कर साल बता भी दिया था। क्यों? चलें, इधर भी वाइंड अप करते हैं, कल यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। हमारा बिजनेस वाइंड अप हो गया। अब अगला एरिया सिर्फ यार सुन लिया करो, छोटे जा